नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, 140 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, या एडवोकेट नीलेश ओझा नहीं जा रहे हैं पूछने के लिए। 140 करोड़ लोग ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं कि अगर मैं जज होता तो दिशा और सुशांत के केस को किस तरह लेता, क्या करना चाहिए था। 140 करोड़ लोगों के मन में यह सवाल उपज रहा है। इसीलिए मैं ये सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर मैं जज होता तो क्या करता। दिशा के केस की सुनवाई कैसे होती, सुशांत के केस की सुनवाई कैसे होती, सीबीआई को यह केस जाता कि नहीं जाता, मुंबई पुलिस को यह केस जाती कि नहीं जाती, अदालत की इसमें भूमिका क्या होती, राजनीतिक पार्टी, सरकार, एजेंसीज, जांच एजेंसीज, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। हमारा तो सवाल सिर्फ अदालत से है और इसीलिए ये स्वयं से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं जज होता तो क्या होता। मैं से तात्पर्य है मैं भी और आप भी अगर जज होते तो क्या करते। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा जी से दरखास्त कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। नीलेश जी, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल पूरे देश के हैं। पूरे देश के मन में ये चल रहा है, क्योंकि अगर कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है, 5 साल बीत गया, क्लोजर रिपोर्ट आ गई, मुंबई पुलिस ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, तो अदालत क्या करती अगर आप जज होते तो। सुने मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया, वो रिकॉल हो चुका है। दिशा सालियान के केस में दिया था, जिसको कि सेट असाइड करके एसआईटी बन गई। एसआईटी बन गई है। यस। हाँ, अभी देखिए, एक कॉमन बताता हूं मैं आपको। अभी सपोज दिशा सालियान का केस है, तो और ये आपने बहुत सही बात कही, ये विषय पे अभी पूरा देश चर्चा करेगा कि हाँ सही बात है, अगर मैं जज होता तो मैं क्या करता, या हर एक और व्यक्ति पूछ रहा है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि ये केस कितने देर का है। हाँ, कितनी देर का है। अभी प्रेजुडिस बाजू में रख दीजिए, ऐसा भी थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। विदाउट एनी प्रेजुडिस भूल जाते हैं कि सामने कौन है, बिल्कुल भूल जाते हैं कि नेता है, अभिनेता है, गरीब है, अमीर है, भूल जाते हैं एकदम सोलली ऑन द मेरिट ऑफ द केस। अगर सपोज मैं जज हूं, मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठा और मेरे पास पिटीशन आता है कि ये दिशा सालियान के पिता है या एक लड़की के पिता है, उनके बेटे का मतलब गैंगरेप, ब्रूटल मर्डर, ये और बाद में कवर, ऐसे आरोप लगे हैं। तो फिर मेरा एक सवाल रहता, कब हुआ? वो कहते ये तारीख को हुआ। अच्छा, आज क्या स्टेज है? तो वो बताते कि इसमें एसआईटी कंस्टिट्यूट है और इतने दिन से आगे बढ़ नहीं रहा है, हमने एफआईआर भी दिया है, वो कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैं ये केस में सवाल पूछता सरकारी वकील, सरकार से पूछते हाँ, कि बताइए एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ इसमें, जब 166A में स्पेसिफिक प्रावधान है कि गैंग रेप की कंप्लेंट अगर कोई देगा तो एफआईआर रजिस्टर करो, नहीं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी को 2 साल की जेल और 6 महीने से कम सजा दे नहीं सकता कोर्ट। ये 166 ऑफ ए 166A ऑफ आईपीसी कोड नहीं, इंडियन पेनल कोड तो अब नहीं है, भारतीय न्याय संहिता। नहीं, सुनिए, भारतीय न्याय संहिता का जो है ना, वो रिलेवेंट सेक्शन देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। मैं ठीक है, अभी 166A हो गया, बाद में 166A में मान लीजिए कि गलत लिखा रहे हैं, हम गलत सूचना दे रहे हैं, हमने एक पल के लिए मान लिया। अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि हमने मान लिया कि हम ये गलत प्रेजुडिस होकर के किसी को फंसाने के लिहाज से हम ये काम कर रहे हैं, मान लिया। हाँ, तो ये जो है ना, वो 166A का इक्विवेलेंट सेक्शन है 199 ऑफ बीएनएस। हाँ ठीक है, अभी आप
मान के चलो आरोपी की तरफ से, हाँ, ये आरोपी की तरफ से सोच रहे हैं। कंप्लेंट झूठा है। हाँ, हम्म, कंप्लेंट झूठा भी है तब भी ना पुलिस को ना जज को कोई अधिकार नहीं ये उसमें वेरीफाई करने का कि आज कंप्लेंट झूठा लग रहा है और हम एफआईआर नहीं करते। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में गाइडलाइन दिया है 2014 में, और इसी बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ है प्रिया गांवकर वर्सेस स्टेट का 2014 का, जो हमने पिटीशन में मेंशन किया है। तो उसमें यही लिखा है कि तुमको लगता है ना कि ये केस झूठी है, ये केस झूठी है, इसकी इंक्वायरी तुम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के पहले नहीं कर सकते। अगर आपने एफआईआर किया और आपको बाद में पाया केस झूठी है, तो आप कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट कीजिए, सीरियस चार्जेस में कीजिए। ये लॉ है। तो फिर आज मैं इसलिए बोल रहा हूं नीलेश जी, आज मैं देश के सामने सब कुछ खोल करके रखना चाहता हूं और देश को यह विचार करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, देश के सीबीआई के प्रमुख, एनएसए और एनआईए के प्रमुख, सीबीसीआईडी के प्रमुख और राव के प्रमुख, मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस के डीजीपी, सबके सामने मैं ये बात रख रहा हूं और देश की 140 करोड़ जनता का ये सवाल रख रहा हूं। सबके सब ध्यान से देखिए, किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है, ना आरोपी के खिलाफ, न जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है। अब सीधा सीधी कानूनी बात कर रहे हैं। जी सर, आगे बोलिए। फिर सरकार को सवाल रहता है कि आप बताइए आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, और कोर्ट शॉक हो जाता। अगर मैं अननोन हूं तो मैं शॉक हो जाता कि सरकार तो कह रही है कि हम पिटिशनर के साथ में हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए साथ में हैं। तो फिर सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो आपकी सरकार के अंडर में काम करने वाले पुलिस क्राइम नंबर क्यों नहीं दे रही है? सरकार मतलब कोर्ट सवाल पूछता सरकारी वकील से। सरकार न सिर्फ कोर्ट में आके कह रही है कि मैंने उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आप मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही है कि हम आपके साथ खड़े, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन की सारी बात को सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है ये गैंग रेप वाले केस पे। हाँ, एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। हाँ, तो अभी फिर कोर्ट पूछेगा कि एसआईटी कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ में इंक्वायरी कर रही है गैंग रेप की केस में। मैंडेटरी एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में करेंगे, आप अरेस्ट कौन से सेक्शन में करेंगे? आप समझे क्या? सुनिए आपको हाँ, अगर आप जज होते तो आपके पास तो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अरे सतीश सालियान जी ने एफिडेविट में बोला है ना, उनका वकील बता रहा ना, वो तो प्रेयर में बोल रहा है कि सर सरकार ने भी कॉग्निजेंस लिया है लेकिन ये पुलिस कमिश्नर भी लेकर रहा है। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि जब आप एज ए जज शॉक्ड हो जाते ना, करे ये तो होम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने संज्ञान ले लिया है। रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन भरी कैमरा के सामने, सैकड़ों कैमरा के सामने आके कह रहा है कि ये गैंग रेप, हत्या इसका मामला है, गरीब बाप की बेटी न्याय मांग रही है और न्याय होना चाहिए, ये रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। तो एज जज आप सब हो गए हैं। अब आगे बोलिए। तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं आपको सिंपल बताता हूं, इसमें हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे फडणवीस साहब का। उन्होंने एक वर्ड में क्लियर कर दिया सरकार की भूमिका, बोले सर कोर्ट जो ऑर्डर देगा हम फॉलो करेंगे, क्लियर बोल दिया, कोई बात नहीं। उनको क्या है, सुने उनको ना ये खुद पर एलिगेशन नहीं लेना है कि हम राजकीय हेतु से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा अब तो मामला दूसरा हो गया। आप ठीक कह रहे हैं कि उनको खुद पर आरोप नहीं लेना है, उनको लेना है कोर्ट से।
तो हाँ। वो अब ये बात उन्होंने कहा कि हमने करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तो वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के डायरेक्शन का। आप कोर्ट में आप पहुंच गए, आप आगे बोलिए। हाँ, तो अभी फिर एज ए जज फिर मैं पूछूंगा कि जब आपने ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है, एसआईटी कंस्टिट्यूट कर दिए, तो क्राइम नंबर दे दो। अभी 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का भी काम, जो लिखा पढ़ी करना है करो, 2 घंटे में कंप्लीट करो। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इनके एविडेंस ले लो, अरे मैं बताऊं क्या, उस दिन पेन ड्राइव लेकर गया था मैं, अपने पास में जो भी है ABCD XYZ, तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी गौतम साहब के पास मैं, सतीश साल्यान जी, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल और अपनी जो पूरा वकीलों की टीम, अभिषेक वगैरह सब, मैंने स्पेसिफिक उनको बोला, मैंने कहा सर, ये बात मैंने मीडिया में भी बोला सर क्राइम नंबर दे दीजिए, और सीबीआई जब आएंगी तब आएंगी, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तब आएगा, आप सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन की गारंटी दे देना, फिटनेस की, मैं आपको चार्जशीट। और एक बात, मतलब मुझे कोई ऐसे बड़े सीनियर अधिकारी नहीं चाहिए, आप, मैं अधिकारी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डेयरिंग वाले, जैसा समीर वानखेड़े साहब हो गए, सदानंद दाते हो गए, ऐसा कोई ऑफिसर मुझे दे दीजिए। और एक दो हमने ना, मैं आपको बताता हूँ, कई हेड कांस्टेबल, कई PSI और 1-2 ACP, मतलब ऐसे है कई, ये मतलब कई 1-2 मैटर में मैंने देखा सीबीआई से अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो मैंने ऐसी लिस्ट निकाल के रखा है, 50 एक पुलिस ऑफिसर है, मैंने लिस्ट निकाल के रखा है। मैंने बोला मैं देता हूँ, आपको लगे तो कुछ लगता है तो आप मुझे कोई भी, लेकिन एक सीनियर इसलिए लगेगा कि बड़े को अगर अरेस्ट करना है तो छोटा वाला थोड़ा सा वो इसका सीनियरिटी का फर्क पड़ जाता है। बाकी की जो फॉर्मेलिटी है, मैंने कहा मैं नाम देता हूं आपको, नहीं तो आप ये कीजिए जो भी है। तो वो तो बेचारे बहुत सीधे, लक्ष्मी गौतम साहब क्या बोले, मैं आपका संदेश, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर मुझे अच्छा अधिकारी मिल जाए 7 दिन के अंदर चार्जशीट की व्यवस्था हम आपको करवा के दे देते हैं। नहीं तो अब आप देखिए, अब आप वकील हैं, आप वहां गए हैं, आप कमिश्नर से मिल रहे हैं, अब आप यही बात क्या अदालत को प्ली कर रहे हैं? क्योंकि देश तो आज पूछ रहा है अगर मैं जज होता, अब आप जज बन गए, यही बात आपको अदालत में ही बोलेंगे कि मिलॉर्ड मैं वहां गया था, मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक ऑफिसर दे दीजिए। नहीं, इतना तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोर्ट तो सीधा सवाल पूछेगा, गैंग रेप का केस है, तुम कह रहे हो कॉग्निजेंस लिया है, FIR क्यों नहीं किया बताओ, एक। हाँ, ये तो बेसिक, मतलब एज ए जज मैं रहा, तो बाकी के जज कैसा रिएक्ट करेंगे दैट इज डिफरेंट। दूसरा, फिर मैं सवाल पूछूंगा, अच्छा बताइए केस का टाइमलाइन क्या है? वो कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, पहला कंप्लेंट दिया है, पहला SIT कब बना? वो बना है, कैडेट है 11 दिसंबर 2023 को, वाह। SIT के पास में कंप्लेंट दिया है रशीद खान पठान ने 12 जनवरी 2024 को एक, और उसके पहले है 15 नवंबर 2023 को। अच्छा, तो फिर मेरा सवाल रहेगा, SIT कौन से सेक्शन में इंक्वायरी कर रही थी पहले? तो वो बताएंगे 174 CRPC में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वाला जो पहला सेक्शन था, उसी सेक्शन में कर रहे हैं, भले ही इनके एलिगेशन के। तो कोर्ट उनको बोलेगा देखिए 2 चीजें, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मतलब मैं जज रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है ना, गैंग रेप, मर्डर के ही केसेस है, केस लॉ, तो तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी का रिपोर्ट या प्रोसीजर खत्म हो जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी क्या के लिए चल रहा है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये इंक्वायरी करने के लिए चल रहा है। और यहाँ मुझसे में आ गया है कि ये तो मर्डर का केस है, तो तुम्हारा वो दुकानदारी बंद, मतलब जो भी तुम्हारा। इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो एक्सीडेंटल डेथ
रिपोर्ट इन्होंने बनाया था, उसी के हिसाब से मुंबई पुलिस ने जांच की थी और उसको केस को क्लोज किया था। और अभी जो खबर फैलाई इन फ्रॉड पत्रकारों ने कि एसआईटी भी उसी दिशा में जांच कर रही है, कहने का मतलब है कि जब आपने पूछा कि कौन से सेक्शन में एसआईटी जांच कर रही है, तो वो सेक्शन लगा दिया है एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के सेक्शन में एसआईटी जांच कर रही है। यहां तो मामला है मर्डर का। हाँ, नहीं, एसआईटी एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हाँ। लेकिन वो क्या है, वो कौन दुनिया से कौन सा सेक्शन उठा के लाए उसमें कर रही है वो नहीं मालूम। लेकिन सुनिए, फिर मैं क्या सवाल पूछता, जो इसमें क्रूशियल है, जो एक पॉइंट सब लोग मिस कर गए थे कि वो सतीश साल्यान के जो वकील बताते कि भाई आप बताइए, ये केस में इनका जो कहना था कि ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है ना, अभी तो नए एफिडेविट में फोरेंसिक का रिपोर्ट भी लगा दिया है डॉक्टर भावेश जी का। तो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुका है और सरकार ने कह दिया है कि इसके पहले का पोस्टमार्टम बनाने वाले डॉक्टर का भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। हो गया। फिर मेरा सवाल रहता कि इनका जो बेसिक कहना है कि जो गिरी तो ग्रेविटी के हिसाब से सीधा नीचे गिरना चाहिए, है ना? वो गिर रही है ऐसा उड़ते हुए हवा में जाके 25 फीट दूर। तो इसमें सीन रिकंस्ट्रक्शन का उनका जो ये था वो क्यों नहीं हुआ? आपने उनके एफिडेविट का इसके ऊपर का एक सेक्शन पढ़ा, प्यारा पढ़ा? सतीश साल्यान जी के एफिडेविट में क्लियर लिखा है, एसआईटी के मेंबर चिमाजी आढ़ाव के साथ में 30 एडवोकेट का जो मीटिंग हुआ था 22 दिसंबर 2023 को, 2 घंटा मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, कई चीजों का एक्सचेंज हुआ। उन्होंने जो बातें मान ली कि हाँ ये बात पे आप कह रहे हो तो हम बराबर है, हम करते हैं इस पे। तो क्या बात पे मान गए थे? सीन रिकंस्ट्रक्शन करना, नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिस को देकर वो सारा एविडेंस ले लेना। फिर 3-4 अधिकारी है, विपुल शर्मा हो गए, समीर वानखेड़े साहब हो गए, इनको भी समझ दे के स्टेटमेंट देने बुला लेना। एग्रीड हो गए थे वो। फिर अभी वो नाम मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो उनको पता है और ये है। और डेलिबरेटली सो कॉल्ड XYZ विटनेस में से सिर्फ एक विटनेस के बारे में उनको पता है, आप इसको समझ दे के बुला लीजिए। उसमें भी एग्रीड हो गए। उसके बाद में 30 दिसंबर को हमारी मीटिंग के बाद, ये एफिडेविट का बात बता रहा हूँ। हाँ, और वो उसके सीसीटीवी चेक कर लीजिए आप पुलिस स्टेशन के, और हमारे पास में एवरीथिंग है, फोन कम्युनिकेशन से लेके व्हाट्सएप चैट से लेके सब है हमारा चिमाजी। फिर 30 दिसंबर को वो अनाउंस करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन होगा। मीडिया में न्यूज आ जाती है। नियम के हिसाब से 176 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से सतीश साल्यान जी को नोटिस देना पड़ता है, उनके प्रेजेंस में करना पड़ता है। उनको कोई नोटिस जाती नहीं है। और बाद में वो इट इज मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी? मैंडेटरी, नो डिस्क्रिशन, मैंडेटरी हो गया। लेकिन इसके आगे की भोज एफिडेविट में एक इनसाइडर पुलिस अधिकारी की इंफॉर्मेशन मेंशन है। अच्छा, यस, ये नए एफिडेविट में ये मेंशन है। 160 200 पेज का या 166 पेज का जो है? नया 166 पेज।
नया 166 पेज का, उसमें आप इनसाइडर पुलिस दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, इसे ध्यान से सुनिए। हाँ, तो वो पुलिस अधिकारी ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ये कहता, उसकी बात में कोरॉबरेट भी होती है, सुनिए। वो कहता है कि साहब ये केस में सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, अच्छा, और उसने कहा जो डमी बॉडी ऊपर से फेंकी थी वो बिल्डिंग के नीचे वाल कंपाउंड के अंदर गिरी थी, वो बाहर नहीं गिरी, जिससे अर्लियर अधिकारी का पूरा झूठ बाहर आ गया। बाद में क्या हुआ क्या नहीं ये चीजें उस रिकॉर्ड में फाइल पे है या गायब कर दी गई है, इस बात का आप कोर्ट से इंक्वायरी करवा लीजिए। मतलब सीन रिक्रिएट हुआ, चुपके से हुआ, पिताजी को माताजी को इन्फॉर्म नहीं किया, मीडिया को खबर नहीं हुई, पहले दिन हल्ला कर दिया 30 दिसंबर को हम जा रहे हैं सीन रिक्रिएशन के लिए, और मीडिया को लगा कि हम भी जाएंगे, फोटो लेंगे, वो फोटो ऑप चलेगा। अब वास्तव में बड़ी खबर थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि पहले एक बार जाकर के चुपके से पता कर लेते हैं, अगर वहां गिर गया तब तो सबको बुला लेंगे, नहीं गिरा तो पता चल जाएगा झूठ है। अच्छा, तो इसको भी आपने एफिडेविट में मेंशन कर दिया है। मेरे दर्शकों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये लड़ाई कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से, कितने अपने दिमाग को लगा करके और सारे धूर्तों से निपटते हुए एकदम रास्ता बनाते हुए लड़ रहे हैं। इसमें ययो न तस्यो वाली स्थिति नहीं है, इसमें हम लोग रास्ता बना रहे हैं स्ट्रैटेजी के साथ, नीति के साथ, और देखिए कैसे कैसे प्रूफ बाहर आ रहे हैं। नीलेश जी, और अभी आगे की बात गौर कीजिए ना, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक दो चार चीजें बताता हूं बस। उसमें जब ये एफिडेविट जाता है, एफिडेविट बनने के साइन होने के लिए सतीश साल्यान जी पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं? 7 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट के वहां पर नोटरी के पास। तो 7 अप्रैल को शाम को तुरंत 5 जज बेंच का नोटिफिकेशन लग जाता है। तो इस पे अभी ठीक है, कुछ कमेंट मत कीजिए आप, सिर्फ मैं एक बता रहा हूं, हो गया कोई बात नहीं। वो ये विषय हम हमारे एफिडेविट में लिख रहे हैं कि साहब नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं, क्यों नहीं करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे? अदालत है, उनको भी तो संदेश जाना चाहिए, वो भी तो सुने कि कोई रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है। आप कह रहे हैं कि 7 अप्रैल को इतना वाइटल एफिडेविट पे वो सिग्नेचर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपके किसी इनसाइडर पुलिस वाले ने ये आपको जानकारी दी कि साहब सीन रिक्रिएशन हुआ था, चुपके से हुआ था, और उसमें ये पाया गया कि उस वेट का जो बॉडी था वो तो हाथे के अंदर गिरा था, बाउंड्री वॉल के अंदर गिरा था। तो ये पूरा ही केस क्लोज हो गया, ये जो फॉल्स नैरेटिव था वो क्लोज हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने चुप्पी लगा दी। अब कह रहे हैं कि साहब तो अब सीन रिक्रिएशन का भी आप एफिडेविट देकर के ऑन रिकॉर्ड जा रहे हैं, और तब ये 5 जजों का एक बेंच बैठ करके आपको नोटिस भेजा जाता है। देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप ऑफ टाइमिंग सर। Why can't we raise this question? Timing is very important. सुनो, ये इश्यू हम हमारे एफिडेविट में रेज कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कोर्ट को कि आपको 7 तारीख को अर्जेंट में इंफॉर्मेशन किसने दिया, क्योंकि सेम डे पे सेम पैरेलल चीजें हो रही है, तो आप कृपया इसका भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। वेरी गुड, हाँ हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी दूसरा शॉकिंग चीज, अभी पूरा देश हिल जाएगा और यही ग्राउंड रहेगा हाई कोर्ट को कि पूरा इन्वेस्टिगेशन खुद के कंट्रोल में लेने का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो प्ली है हम लोगों का कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए।
आप देखते जाइए दर्शकों ध्यान से, ये केस मैंने कहा ना आपको कि देश का इतिहास बनेगा, इसमें ये देश का इतिहास लिखा जाएगा। बोलिए। अभी पहला पॉइंट पे मैं क्लियर करता हूं, अगर मैं जज रहूंगा तो सरकारी वकील क्या बोलेगा, नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ था सीन रिक्रिएशन। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, चलो एक काम करो, कल रखो सीन रिक्रिएशन पूरे मीडिया के सामने, चलो कल करो। हाँ, कल करो। 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी। यस। तू डाल हम पात तू डाल हम पात। ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं छोड़ेंगे हम लोग जो हमारे दर्शक नहीं जान पाए, और ऐसा दूध का दूध पानी का पानी इस केस को करना है कि सबके लिए नजीर बन जाए, और खास तौर से हमारे जो पॉलिटिकल बिरादरी है उनको भी आनंद आएगा कि अच्छा इस तरह से लड़ रहे हैं। अब देखिए, मृत्यु का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन खुशी किस बात की है? न्याय पाने की खुशी है, इसलिए हंसी लग रही है, और ये हंसी न्याय पाने की, और इसमें 100% न्याय मिलना है। आगे बोलिए। हो गया। अभी तो आपने 11 नंबर से आगे वाले तो पेन ड्राइव अभी आए नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अभी आता हूं मैं दूसरे मुद्दे पे, ठीक है। तो मैंने आप ये कहेंगे कि चलो भाई ये इन्होंने नहीं किया था, अब झूठ एफिडेविट है, तो ऐसा करो, कोई बात नहीं है, आपने ये झूठा एफिडेविट दिया है, चलिए इस पर सुनवाई हम बाद में करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, कोर्ट को गुमराह किया। लेकिन आप फिर आप कहेंगे कि महोदय हम तो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन चलिए पहले तो गुमराह कर दिया, अभी करवा लीजिए, अभी करवा लीजिए। तो फिर आप जज रहेंगे तो फिर कहेंगे हाँ भाई अब तो करवाना ही पड़ेगा। तो जाइए। और मैं वकील रहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, साहब एक काम, सिंपल चीज है, अभी करवा लीजिए, अगर ये ऐसा नहीं निकलता है तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। हाँ, और मीडिया के सामने करिए, कैमरा लेके करिए। ठीक। दूसरी चीज और एक बात है, उनकी स्टोरी क्या थी रोहन रॉय की, मालूम है क्या? कंटिन्यूअस 3 दिन तक शराब पी रहे थे, मैं दिशा वगैरह मिलके। तो आप 3 दिन तक शराब पीने वाले ऐसे हवा में उड़ के जंप मारेंगे क्या? वो तो ऐसी भी दीवार को लग के गिरेंगे, यानी कॉमन है। मैंने अच्छा, वो रोहन राय कह रहा है कंटिन्यूअस हम लोग पार्टी कर रहे थे, 3 दिन तक शराब पी रहे थे। उसने 2 जगह न्यूज लॉन्ड्री में भी बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बोला है, वीडियो में भी बोला है, राइटिंग में भी बोला है, और बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उतनी चीजें दे रहे हैं जिससे सामने वाले डिस्टर्ब और कॉमन मैन के लिए, बाकी कई चीजें तो बोल ही ले रहे हैं ना, हमने कह रहे तुम क्या करना है कर लो, तुमने कुछ भी करना है, इसका स्टोरी का क्लाइमेक्स हम ही लिखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो पहला तो सवाल ये होता कि भाई तुम किस केस के किस सेक्शन में इंक्वायरी कर रहे हो, पहले ये बताओ। एसआईटी किस सेक्शन में कर रही है? नहीं कर रही है तो ये 166A का सेक्शन लगाओ और फटाफट इंक्वायरी शुरू करो। नहीं, पहले एफआईआर रजिस्टर करो, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन, वही तो, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज ऑब्लिगेटरी, यू हैव टू रजिस्टर। और हाईकोर्ट क्या करता है पता है क्या? हाईकोर्ट ये करता है, जैसा सपोज अगर मैं जज हूं, मैं पुराने जजमेंट के आधार पे मैं जजमेंट दे रहा हूं, समझो। कितने साल से, 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हो, हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जोड़ा है उसमें, 2 महीना, सिर्फ 2 महीना किया था उसने इंक्वायरी, 2 महीना। कोर्ट ने उसको शोकॉज नोटिस निकाला, बोले 2 महीना, ये एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साला होपलेस, उस पर कार्रवाई करो, इस तरह का ऑर्डर है वो हमने जोड़ा है उसमें। वो और बोला एफआईआर रजिस्टर करो और सीबीआई को मैटर दो। नहीं, यहाँ तो और भी इंटरेस्टिंग बात होगी। दिसंबर 2022 में एसआईटी के गठन की घोषणा, दिसंबर 2023 में एसआईटी के मेंबर के नाम की घोषणा। बराबर, आप बताइए। नहीं ठीक है, अब हो गया, वो भी केस लॉ दे दिया। नहीं तो इस पर जज क्या कहेंगे? नहीं तो आपको तो ये बोलना पड़ेगा ना। नहीं तो जज ये कहेगा कि कितना ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, इनके जो आरोप है इसमें मुझे सच मतलब लग रहा है। एक मिनट नीलेश जी, आपने जब कहा कि भाई 2 महीना एक्सीडेंटल डेथ का तुम रिपोर्ट कर रहे हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ लगाया था, डांटा था,
तो तुम एक्सीडेंटल डेथ का एसआईटी ने उसी सेक्शन पे कर रहे हो। 2022 में तो तुम्हारा एसआईटी का पता ही नहीं है कौन है एसआईटी। 2023 में तुमने एसआईटी क्यों किया, वो उस पर आपको फिर नोटिस भेजना पड़ेगा ना अगल बगल को। हाँ फिर ऑर्डर होगा ना फिर। नहीं बट ठीक है, छोड़ दीजिए ना आशुतोष जी, उसको बाद में आपने काम की बात कर लेते ना। वो तो अरे देखिए, हमने जो मतलब एक बड़े अधिकारी से डिस्कस किया है, तो 10 एक पुलिस अधिकारी तो इसमें जाने वाले अंदर। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस की, जिसके बाद में कोर्ट कहेगा कि मैं 1 मिनट भी आपके हाथ में फाइल नहीं रहने दूंगा, 1 मिनट भी। आप ही प्रोड्यूस करो, मैं लूंगा और मैं सीबीआई को फॉरवर्ड करूंगा। क्यों? दिशा सालियान के केस में उस दिन जो सतीश सालियान जी की अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, अपना एक एक विषय चला, उसमें दूसरे दिन TV9 मराठी पे और पुढारी 2 मराठी न्यूज चैनल पे एक न्यूज चलती है। अब पुढारी वाला तो ठीक है, थोड़ा जनरल है, लेकिन TV9 मराठी वाला जो है ना, वो डेलिब्रेटली ये केस में बार-बार ये ट्राई कर रहा है कि दिशा सालियान के पिताजी झूठे हैं, ये दिखाने का प्रयत्न, और आदित्य ठाकरे इसमें निर्दोष है, झूठा फंसा गया, ये बताने का ट्राई कर रहा है। तो उनको हमने उनका आरोपी बनाया है ये केस में, अपने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मांगा है TV9 मराठी के, और ये जो भी है ये मिड डे, हाँ, तो मिड डे पुढारी भी नहीं, पुढारी का तो देखो, पुढारी का तो एक जनरल था, लेकिन इसका हमने मेंशन किया है, लेकिन पुढारी का उतना नहीं था मैनिपुलेटिव। इसका तो एक नहीं है, कंटिन्यूअस है TV9 मराठी वाले का। अच्छा, पुढारी ने मैनिपुलेट नहीं किया। अच्छा, उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है कि ये मिला है। अच्छा, तो एक पॉइंट ही बोलिए, क्योंकि अब हमको क्लोज करना पड़ेगा। और ये पार्ट 2 अगर मैं जज होता, ये पार्ट 2 एक दिन में नहीं चलेगा, अभी उसका 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ये बहुत सीक्रेट बात है, और वो अपन बाद में करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। अगर मैं जज होता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम लोगों ने शुरुआत की है, और कल आपको और विस्तार से अगर मैं जज होता के बारे में बताऊंगा, इस केस के बारे में। ये लड़ाई, बस इतना समझ लीजिए कि हर नीति, हर रणनीति से हम लोग लड़ रहे हैं और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।